वेलकम इन चंद्रा, ऑल यू। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। तो आगे मैं उसके आगे स्टार्ट करती हूँ। आज मैंने पूरा बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, उससे आगे मुझे नेक्स्ट बताना था थ्योरिस्ट के बारे में, फिर मैनेजमेंट के फंक्शंस बताने थे। हाँ, बैक टू द पॉइंट। तो हम लोग क्या आ रहे थे, आज मुझे बताना था थ्योरिस्ट के बारे में कि थ्योरिस्ट, जो हमारे थ्योरिस्ट हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, उन लोगों ने क्या क्या बोला है बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है ना। और बिजनेस मैनेजमेंट में आता है कि मैनेज बिजनेस का मतलब कि कैपिटलाइजेशन हुआ, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज बनी हैं, कैसे उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और किस किस फिलोसफर्स ने क्या क्या कहा, थ्योरिस्ट ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे इसका उदय हुआ। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट की उत्पत्ति, प्रबंधन, प्रबंधन की उत्पत्ति, प्रबंधन की उत्पत्ति, प्रबंधन की उत्पत्ति, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। तो कैसे हम लोग एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग का कैसे स्टार्ट हुआ? ये हमारा स्टार्ट हुआ औद्योगिक क्रांति से, जो कि 1700 में आई थी। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? हमारा औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक क्रांति से, जो कि 1700 में स्टार्ट हुई थी। यहीं से हमारे जितने भी आए थ्योरिस्ट आए, ये देख लीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनेजमेंट में यहां से स्टार्ट हुआ औद्योगिक क्रांति से, जो कि 1700 में हुई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या क्या होता है जब कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, तो क्या क्या होता है? जब कोई भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट होगी तो उसमें क्या क्या होता है? एक तो प्राकृतिक संसाधन जो है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनका हनन होता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज लगेगी तो वहां पर जमीनें हमारी ली जाएंगी, जो कि जमीनें हमारे जिन जमीनों पर जंगल था, तो वहां की सारे पेड़ पौधे काटे जाएंगे। वहां पर जो पेड़ पौधे रहते थे वहां पर, तो पशु पशु लोग भी थे, बहुत सारे जंगली जानवर थे वहां पर। तो वो सब जैसे ही हमारे प्लांट कटेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्लांट्स कटेंगे तो जानवर, सब कुछ हट जाएगा, मतलब सब कुछ चेंजेस हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सब हुआ। लेकिन अब हमें आर्थिक संसाधनों को आगे बढ़ाना था, आर्थिक डेवलपमेंट करना था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत जरूरी था ना। तो इसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना भी जरूरी था, तो इसकी उत्पत्ति यहीं से होती है। और उसके साथ साथ फिर समाजवादी व्यवस्था पर भी कुछ लोगों ने ध्यान दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना जरूरी है, बट लिबर्टी के साथ, लिबरलाइजेशन के साथ और उदारता के साथ, जैसे कि उसमें कुछ सामाजिक तत्वों का भी ध्यान रखा जाए कि सामाजिक शोषण ना हो। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखा गया। तो दो तरह से उत्पत्ति हुई। जब भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यहां पे आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो दो तरह की चीजें आई।
कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन और सोशलिज्म। पूंजीवादी, पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी व्यवस्था का उदय हुआ। फिर ये दोनों कैसे साथ साथ आगे बढ़े, जिससे कि हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ा, ये दोनों को साथ लेकर के, बट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जब भी हम बिजनेस मैनेजमेंट की बातें करते हैं तो हमारे कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए, कुछ फंडे क्लियर होने चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट की बातें हम जब भी करें। जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट में पहले आएगा कि हम लोगों की, बिजनेस मैनेजमेंट का काम ही है कि लोगों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जो अब हमें कुछ भी काम कराना है तो उसमें लोग जरूरी हैं, हमें लोगों का मैनेजमेंट कैसे करना है वो सब करना जरूरी है, लोगों का मैनेजमेंट करना। और लोगों का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लोगों का मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये एक टास्क है। तो उसी टास्क को पूरा करना ही हमारी आर्ट ऑफ वर्क है, आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। पीपल से काम करवाना ही आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट है। तो इसीलिए इस टास्क को, लोगों से काम करवाने की कला को ही पीपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। यहां मैं लिख देती हूं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, वो स्टेटमेंट पूछ लेते हैं प्रॉपर, ये इस लाइन का मतलब पूछ लेते हैं। जैसे कि लोगों से काम करवाने की कला को क्या कहा जाता है। ठीक है, लोगों से काम करवाने की कला को, लोगों से काम करवाने की कला को कला को लोगों से काम करवाने की कला को पीपल ऑफ मैनेजमेंट, जाओ उधर पीले। लोगों से काम करवाने की कला को बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, पीपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। पीपल ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। ले लो, आप ये लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मेनली काम आता है कि हमें लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, और व्यवहार हम तभी कर पाएंगे जब हमें लोगों का व्यवहार पता लगेगा। तो जैसे हम लोगों के व्यवहार, हमें इसमें लोगों के व्यवहार का भी पता लगाना है, और उसमें व्यवहार का पता लगाने के बाद उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग ही हमें बातें करनी है, कि हमें उसको आर्ट के रूप में समझाना है, कि उसको साइंस के रूप में डेटाबेस पेश करना है। जिसका जैसे स्तर होगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको समझाना होगा। पहले हमें लोगों का स्तर जानना होगा, ठीक है, तब हमें उसके अकॉर्डिंग उनको समझाना होगा। तो यही हमारा क्या आता है, आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट।
इसको ही क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तभी मैनेजमेंट को क्या कहा गया है कि ये आर्ट और साइंस दोनों है। मैनेजमेंट में शॉर्ट फॉर्म लिख दे रही हूं। मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, लोगों से हमें काम जैसे करवाना है, जिसका बुद्धि का स्तर जैसा रहता है, जैसे कि अभी हमने अपने लास्ट पॉइंट में समझाया, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही बातें करनी होंगी। ठीक, जैसे कि हमारे गांव टाउन एरिया का कोई इंसान है जो कि कम पढ़ा लिखा है, तो वो बोलेगा कि भैया महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार खराब है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम समझाएंगे अपनी बातों से। उसको हम अपनी बातों से कैसे सेटिस्फाई करें, पहले तो हम उसको सुनेंगे, वो कहना क्या चाह रहा है। सुनना भी एक कला है मैनेजमेंट में। पहले हम उसको सुनेंगे अच्छे से, उसको सुनने के बाद हम उसे अपनी बात समझाएंगे कि देखो कैसे सरकार कैसे खराब है, ये खराब नहीं है, और महंगाई कहाँ बढ़ रही है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे समझाएंगे। अभी हमारा रिसेंटली, जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है, तो हम उसको समझाएंगे कि भैया आपने सुना ही होगा कि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। ठीक है, वो कहेगा कि हाँ जी वार चल रहा है भैया, हमें भी सुनने में है। तो आपने सुना होगा कि वहां पर हम लोग तेल लेते हैं रसिया से। ठीक है, और भी कई चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं वहां से। आपको पता होगा कि ये वार रुकवाने के लिए यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, तो उसने हमारे मोदी जी को फोन किया है कि भैया वॉर रुकवाओ, बात करिए, आप बीच का कोई समाधान निकलवाइए। वो कहेगा कि हाँ। तो लोग किससे बातें करते हैं, किससे सिफारिश करवाते हैं, जिसके पास पावर होती है, लगता है कि वो समझेगा। और रसिया का जो राष्ट्रपति हमारे पुतिन जी, वो क्यों समझेंगे, क्यों, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री बन गया है। मोदी जी ने इतना कुछ बना लिया है, अपनी पोजीशन बन गई है, हमारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। पैसे वाले कोई आजकल सबको ही पूछता है। ठीक है, पाकिस्तान वाले से तो कोई सजेशन नहीं लेने जाता, बट इंडिया वाले से उसने क्यों फोन करके पूछा, इसीलिए। तो आप उसको समझा दिए, क्योंकि जो वो सुनना चाह रहा था आपने उसको उसके तरीके से समझाया, जो वो सुनना चाहता था। तो यही हमारा क्या होता है, आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट होता है, विद द पीपल्स, लोगों के साथ, लोगों को समझाना उनकी भाषा में, उनके तरीके से। यही हमारा आर्ट ऑफ द मैनेजमेंट है, हमारा प्रबंधन की कला। ठीक है, और साइंस होगा, एक पढ़ा लिखा बंदा होगा, तो हम उसको डेटाबेस प्रस्तुत करेंगे कि भैया देखो ये चीज इस ईयर में इतनी थी। ठीक है, अभी जैसे कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं, ये इतना था, हमारा डेवलपमेंट इतना हुआ, इतना हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसको समझाएंगे, तब उसको समझ आएगा। तो जैसा इंसान होता है, सामने वाले पीपल्स जैसे हो, ठीक है, जैसे वहां के लोग हो, हमें उन्हीं के तौर तरीके से समझाना होगा। फिर हम चलते हैं आगे। तो इसमें हमारा जो होता है बिजनेस मैनेजमेंट के जो डेवलपमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान हमारे फिलोसफर का है, डब्ल्यू टेलर का सबसे बड़ा योगदान डब्ल्यू टेलर का है। अब हमसे यही आगे चलते हैं। यहीं से जब हमारे टेलर साहब आए, तो यहीं से मैनेजमेंट में आर्ट और साइंस आया, कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट और साइंस है। आर्ट और साइंस दोनों आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चले। मैनेजमेंट जो मेन पॉइंट है हमारा, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, यहीं पे हमारा आता है। हमने ये जो मैनेजमेंट के एरा हैं, युगों को, कि कहां से हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़े हैं, उसका एरा आएगा। ठीक है, हम कैसे एक मशीन युग से मैन पावर युग तक पहुंचे, कैसे हम मशीन एरा से हम लोग कैसे
मशीन एरर से, मशीन युग से हम कैसे मशीन युग से मैन पावर तक पहुंचे। हमने पीपल्स के बारे में भी बात करी। यहां तो आपको पता चल रहा होगा कि मशीन युग से तात्पर्य होगा कैपिटलिज्म, कैपिटलाइजेशन। मैन पावर आ गया हमारा कि हमें सोशली भी समझना है, सोशलिज्म। तो यहीं पे हमारे चार तरह के एरा डिवाइड हुए, चार तरह के एरा बने, जिसको हमने मैनेजमेंट के ग्रोथ को, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट को चार तरह के एराज में बांटा है हमने। ठीक है, तो पहला आता है पहला आता है तो इसमें आता है पहला हमारा अर्ली थ्योरिस्ट। स्टेप बाय स्टेप हमारे थ्योरिस्ट आए। अर्ली अर्ली थ्योरिस्ट, ठीक है, ये हमारे चार तरह के थ्योरिस्ट आए, चार तरह का एरा आया। ठीक है, अर्ली थ्योरिस्ट एरा। सेकंड है क्लासिकल एरा, क्लासिकल एरा। थर्ड है न्यू क्लासिकल एरा, न्यू क्लासिकल एरा। एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज अ मॉडर्न एरा। इन चार तरह से हम लोगों ने मैनेजमेंट के डेवलपमेंट को बांटा। मतलब यहीं से स्टार्ट होता है कि मशीन युग से कैसे हम लोग मैन पावर एरा में आए, मैन पावर का यूज करना स्टार्ट हुआ। इसी तरह से हमारा पूरा मैनेजमेंट का विकास होता है, इसी में सारी चीजें हैं। अब इसको हम और भी नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको हम प्री साइंटिफिक एरा भी कहते हैं। अर्ली थ्योरिस्ट एरा को हम प्री साइंटिफिकल एरा भी कहते हैं। प्री प्री साइंटिफिक एरा या प्री क्लासिकल एरा, इसको हम प्री क्लासिकल एरा भी कहते हैं। क्लासिकल एरा, इसको भी दूसरे नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम इसको साइंटिफिक एरा भी कहते हैं। यहाँ हमारा साइंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। इसमें दूसरे थ्योरिस्ट आए हैं, उन्होंने साइंस पे डिपेंडेंट मैनेजमेंट की बात करी है। क्लासिकल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक बातें करी गई हैं। तो यहाँ पर आप इससे पता लगा सकते हैं साइंटिफिक एरा की बात की होगी तो यहाँ पे नई नई मशीनों की बात की होगी, नई नई मशीनें आई होंगी, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ होगा। साइंटिफिक पीरियड बोलते हैं इसको, या एरा। ठीक है, न्यू क्लासिकल में होता है हमारा बिहेवियरल अप्रोच आई। ठीक है, इसमें हमने व्यवहारवादी बात करी। न्यू क्लासिकल में हमने बिहेवियरल
बिहेवियरल अप्रोच की बात की, व्यवहारवादी एरा, व्यवहारवादी, ठीक है। मॉडर्न, मॉडर्न के बाद आते हैं हम सिस्टम अप्रोच। मॉडर्न में आएगा सिस्टम अप्रोच। स्टेप बाय स्टेप हमने इन चीजों को डेवलपमेंट किया, मतलब जो यहाँ से अच्छा लगा कुछ वो इसमें लिया, फिर इसमें कुछ अच्छा लगा यहाँ का वो लिया, फिर इसमें यहाँ का कुछ अच्छा लगा वो लगा, इन सबको मिला के सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली चलाना, सिस्टमेटिकली अप्रोच में आया, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है, इसका मीन्स टोटली यह है। फाइनली आप इस चार्ट को लिखना चाहते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। इसमें इसका पूछेगा न्यो क्लासिकल और बिहेवियरल में कब आया, आपका व्यवहारवादी सिद्धांत किस एरा में आया, ऐसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आते आते हैं। तो ये वाले एरास पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें जैसे जैसे ये एरा बदले वैसे इसमें थ्योरिस्ट भी आए, अलग अलग थ्योरिस्ट आए, उन्होंने वैसे ही बातें करी, उन्होंने वैसे ही सिद्धांत दिए, उनके अपने प्रिंसिपल्स आए, उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी। इसका मतलब ऐसे है जैसे कि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जैसे पढ़ता है तो वो पहले प्री से स्टार्ट करता है, नर्सरी, प्री, प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, फिर फिफ्थ वाला आता है, सबसे टफ होता है फिफ्थ, फिर उसके बाद एट्थ, फिर टेंथ, टेंथ के बोर्ड आते हैं, फिर ट्वेल्थ का बोर्ड आया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हुई है, फिर उसके बाद मास्टर, मास्टर, फिर हम लोग जब टीचर बनना होता है, जब हमें टीचर बनना होता है तो हम एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, क्या होता है, प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, जैसे बीएड या बीटीसी और सब करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब यही है, जैसे कि एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट, ठीक है, 10+2 स्टेप बाय स्टेप हमारे डेवलपमेंट होते हैं, हमारी शिक्षा चलती है, वैसे ही इसका विकास होता है। आ गए हम इस पॉइंट पे, ठीक है। आप ये लोग चार्ट लिख लीजिए या बना लीजिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अर्ली थ्योरिस्ट लिख लिया, अगर जो आप लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पेज करती हूं। यहां हमारा आता है अर्ली थ्योरिस्ट। अर्ली थ्योरिस्ट समझाती हूँ प्रॉपर कि उसमें कौन कौन से थ्योरिस्ट आते हैं और वो क्या बातें करते हैं, क्या उन्होंने दिया हमारे मैनेजमेंट को, ठीक है। अर्ली थ्योरिस्ट, अर्ली थ्योरिस्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अर्ली थ्योरिस्ट को और भी किस किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइएगा। यहां मैं इसलिए छोड़ रही हूं, अर्ली थ्योरिस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है, बताइए। हम तो इसमें हमारे आते हैं, तो इसमें हमारे आते हैं पहली फिलोसफर अर्ली थ्योरिस्ट में आते हैं, पेन चेंज कर लो, इसका कलर साफ नहीं आ रहा। अर्ली थ्योरिस्ट में आते हैं पहले एडम स्मिथ, एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब का नाम सुन के आप लोग को कुछ याद आया होगा, ये बहुत पुराने फिलोसफर हैं, बहुत फेमस फिलोसफर है, कुछ याद आया होगा एडम स्मिथ जी का नाम सुन के। एडम स्मिथ जी आते हैं, सेकंड आते हैं इसमें चार्ल्स वेबेज। चार्ल्स वेबेज से तो कान खड़े हो जाने चाहिए, चार्ल्स वेबेज का नाम सुन के ना, कितने फेमस हैं ये। इसमें हम आते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज आएंगे।
चार्ल्स बेबेज साहब आते हैं। मैं इसलिए यहाँ पर स्पेस छोड़ रही हूँ, अभी मुझे इनके बारे में और समझाना है, इसलिए मैं स्पेस छोड़ के चल रही हूँ। ठीक है, चार्ल्स बेबेज साहब आते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं हमारे रॉबर्ट ओवम साहब। रॉबर्ट ओवम साहब, ठीक है। हाँ बताइए। एडम स्मिथ साहब ने, बताइएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि किस किस चीज का आविष्कार किया। इनको क्या कहा जाता है? एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमी। याद आया कुछ कि एडम स्मिथ साहब कौन है? इनका पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, या एडम स्मिथ साहब को किस और दूसरे नाम से जाना जाता है। आरुष, ये है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमी भी एडम स्मिथ साहब को कहा जाता है। और इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्होंने लेबर ऑफ डिवीजन का कंसेप्ट दिया था। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चार्ल्स बेबेज, इनके नाम से भी आपको याद होगा। चार्ल्स बेबेज कौन है? जिन्होंने कंप्यूटर का विकास किया था। याद आया कुछ? चार्ल्स बेबेज हैं जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो ये हमारे किस में आते हैं? अर्ली थ्योरिस्ट में आते हैं। इन्होंने हमें कंप्यूटर दिया, जिससे आज कल हम इतना कुछ कर पाते हैं, ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल। हमारी पढ़ाई थोड़ा आसान हो गई है, और एक शिक्षा का ऐसा मीडियम मिला है कि शिक्षा सभी तक पहुंच पा रही है। तो हमें तो इन लोग इन्हें, चार्ल्स बेबेज साहब को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चार्ल्स बेबेज साहब आते हैं। इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने भी कैपिटलाइजेशन
कैपिटलाइजेशन में मशीन और मैन्युफैक्चरिंग की बात करी। चार्ल्स बैबेज ने कैपिटलाइजेशन में मशीन और मैन्युफैक्चरिंग की बात की। रॉबर्ट ओवम साहब ने किसकी बात की? रॉबर्ट ओवम साहब ने, ये तीन लोग आए थे, तीन थ्योरिस्ट आए थे। रॉबर्ट ओवम साहब ने बात करी है हमारे, इनको किससे नाम जाता है? फादर ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। इनको कहा जाता है फादर ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट। पर्सोनल से यहां पर जैसे कि पर्सोनल मैनेजमेंट से आपको ये पता चल रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहे थे। पर्सोनल मैनेजमेंट की बात की, इसका मतलब इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की, सोर्सेज की। यहीं से जब ह्यूमन आया हुआ तो सोशलिज्म की बात की, व्यवहार की बात की। तो यहां से देखिए इन्होंने पूरा वेल्थ और नेशन और पैसे, कैपिटलिज्म की बात की। फिर इन्होंने मशीन लाए, फिर ये थोड़ा सा व्यवहार में आ गए, ह्यूमन की बात की। तो धीरे धीरे ऐसे आया, फिर इससे नेक्स्ट ईयर आएगा, उसके बाद का आएगा। तो अभी मैं यहाँ पर पूरा इनको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि इनको फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर कंसेप्ट हम लोगों को दिया। इन्होंने हमें डिवीजन ऑफ लेबर कंसेप्ट दिया। अभी डिवीजन ऑफ लेबर कंसेप्ट दिया। उसके बाद हमारा एडम स्मिथ ने और क्या दिया? इनकी एक बुक भी पब्लिश हुई थी, वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन 1776। यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कि अर्ली थ्योरिस्ट में कौन कौन से थ्योरिस्ट आए थे। वो ऑप्शन डाल देंगे 4-5, उनमें से एक ही सही होगा, 3 गलत होंगे। तो उनमें से हमें छांट के लिखना होगा। इसलिए इसमें हमें थ्योरिस्ट याद करने जरूरी हैं, क्योंकि इनका प्रॉपर नाम मेंशन किया गया है आपके सिलेबस में। पीजीटी और टीजीटी के सिलेबस में इन थ्योरिस्ट के बारे में प्रॉपर नाम मेंशन किया गया है। तो इसमें हमें नाम रखना याद रखना जरूरी है। और एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा इनका नाम पूछ लेगा, दूसरा इसमें पूछ लेगा फादर ऑफ द इकोनॉमी किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या इनके नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमी क्या है, ये ऐसा पूछ लेगा कि किसको फादर ऑफ इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, या इनके नाम दे देगा, ये ऑप्शन दे देगा अलग अलग, ठीक है। और बुक पूछ लेगा कि वेल्थ ऑफ द नेशन किसकी बुक है, वेल्थ ऑफ द नेशन किसकी बुक है। तो ये हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। ये मैं इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रही हूं कि कोई भी आपका छूट ना जाए कहीं से। रॉबर्ट ओवन साहब को पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ द पर्सन मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, फादर ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा। या फिर ये पूछ लेगा कि रॉबर्ट ओवन साहब को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात किसने करी। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है,
कि आप इसको ध्यान से अगर रिलेट करके देखो तो इन सब ने कैपिटलिज्म की ही बात की, कैपिटलाइजेशन की ही बात की। फादर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी कैसे ग्रोथ होगी, जब तक हमारी मशीनें नहीं आएंगी, कैपिटलिज्म नहीं होगा, अधिक से अधिक फायदा कमाना, ठीक है, वही कैपिटलिज्म है। फिर ये हमारा मशीन ले आते, कंप्यूटर लाए तो कंप्यूटर लाए होंगे तो और भी तरह तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मशीनों का आविष्कार हुआ होगा उस टाइम में। तो यहाँ भी मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने की बात की गई, अभी वुमेन्स की बात नहीं की गई, इन्होंने थोड़ा सा बात किया गया है। तो यहाँ पर यह आता है। तो मेनली इस एरा में जो हुआ, मैनेज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ मैन पावर। और इन्होंने मैन पावर हैंडल की बात की। इन्होंने कहा कि रॉबर्ट ओम सामने मैनेज मतलब लास्टली फाइनली इन्होंने भी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की ही बात की। इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट मैनेज द मैक्सिमम manage the maximize profit, manage the maximize profit from मैन पावर। मैन पावर, ठीक है, कि मैन पावर से, ह्यूमन रिसोर्सेज से हम कैसे अधिक से अधिक प्रोडक्शन करवा सकते हैं। अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो अधिक से अधिक प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे। तो इन्होंने भी इसी चीज की बात की, मैक्सिमाइज करने की, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। तो एक चीज होती है कि हमने आज तक जैसे हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि एक एरा में, एक टाइम में एक ही जैसे लोग होते हैं, उसी तरह की बातें करते हैं, और हम पढ़ाई से रिलेटेड छोड़ दें, हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एक एज ग्रुप होता है, तो उस एरा के जो लोग होंगे वो सेम उसी तरह की सोच के होंगे, उनकी पसंद नापसंद भी सेम उसी टाइप की होगी। तो जैसे जो जिस टाइम का रहता है वो उसी टाइम की बातें करते हैं सेम। लाइक अभी जैसे हम 90s के हैं तो 90s के सॉन्ग पसंद होंगे काफी लोगों को। अभी हमारा फिट हमारा है 21 सेंचुरी, तो उसके बाद उसकी पसंद, और आजकल का एरा जैसे है तो आजकल के सभी लोगों की पसंद एक ही जैसी होगी जो हमारे अभी न्यू कमर्स है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। आज ये मैं प्रॉपर समझा रही हूँ अर्ली थ्योरिस्ट ना, आप ये लोग अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, और इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। एज आई नो कि 4 महीने हो गए तैयारी करते हुए, तो प्रैक्टिस सेट आप करते होंगे, तो उसमें ये वाला क्वेश्चंस आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एरा वो और भी बड़े हैं, जो कि इससे ज्यादा, इससे जो नेक्स्ट है क्या था हमारा, इससे नेक्स्ट क्लासिकल एरा, क्लासिकल। और एक मैंने और होमवर्क दिया था कि मुझे ये कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि अर्ली थ्योरिस्ट एरा को और किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है क्लासिकल एरा। क्लासिकल एरा को मैं और एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट आता है, और उसमें जो हमारे थ्योरिस्ट है ना, वो प्रॉपर नेम वाइज हमारे मेंशन है सिलेबस में, पीजीटी के सिलेबस में, पीजीटी और टीजीटी दोनों के सिलेबस में। तो की प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। आगे की तैयारी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट की वो तैयारी मैं और अच्छे से करवा दूंगी। और भी कॉमर्स के पीजीटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका सोल्व करवाने की।